नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आज फैसले का दिन है। जी हां, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के लगातार सुबह 8 बजे से काउंटिंग जारी है और आज फैसले का दिन है। गुजरात की स्थिति ज्यादातर साफ हो गई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी कांग्रेस ने जो बढ़त बनाई, ये बढ़त लगातार जारी रहेगी और कांग्रेस वहां पर सरकार बनाएगी, ये देखना होगा कुछ समय बाद। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मैनपुरी से, जहां पर उपचुनाव हो रहा है लोकसभा का, जहां से डिंपल यादव लगातार आगे चल रही है। उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत लगभग तय है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा की ऐतिहासिक बढ़त यहां पर दिखाई दे रही है। 1,88,703 वोटों से आगे हैं। बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य से आगे हैं यहां पर डिंपल यादव। तो ये सपा की सीट मानी जाती है और सपा का गढ़ माना जाता है, और जिस तरह से ये डिफरेंस यहां पर दिखाई दे रहा है, अच्छी खासी यहां पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है डिंपल यादव को। इससे ये माना जा सकता है कि यहां पर डिंपल यादव की जीतता है, क्योंकि अच्छा खासा फासला है। बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य से आगे हैं डिंपल यादव, और लगातार हर काउंटिंग में, हर राउंड में डिंपल यादव शुरू से ही आगे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा की ऐतिहासिक बढ़त दिखाई दे रही है। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव 1,88,703 वोटों से आगे हैं। अच्छी खासी यहां पर बढ़त है। बस ये देखना होगा कि यह फासला और कितना बढ़ता है, लेकिन साफ है कि डिंपल यादव यहां से जीत रही हैं और एक ऐतिहासिक जीत की ओर डिंपल यादव यहां से आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसा माना जा रहा था कि जिस तरह से दूसरी बार योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है, इस उपचुनाव में कुछ फेरबदल दिखाई देगा, लेकिन वो फेरबदल नहीं दिखाई दे रहा है। सपा समाजवादी पार्टी का ये गढ़ मैनपुरी सपा के हिस्से में जा रहा है और अच्छी खासी बढ़त के साथ जा रहा है। छोटी मोटी बढ़त नहीं है, 1,88,703 वोटों की बढ़त है यहां पर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता कौशल मिश्रा से। कौशल, अच्छी खासी बढ़त दिखाई दे रही है, 1,88,000। ऐसा माना जा रहा था कि उपचुनाव में कुछ फेरबदल हो सकता है, कुछ अनोखा देखने को मिलेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरफ से, बीजेपी की तरफ से बहुत कोशिश की गई कि इस उपचुनाव में मैनपुरी में बीजेपी अपना दबदबा बढ़ाए, लेकिन ऐसा नहीं होते हुए दिखाई दे रहा। 1,88,703 वोटों की बढ़त, अच्छी खासी बढ़त जी। ये बढ़त का दायरा थोड़ा और बढ़ चुका है। ये बढ़त अब लगभग दो लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है और उम्मीद लगाई जा रही है अभी सिलसिला जारी रहेगा, अभी और बड़ा अंतर आने वाला है इस जीत में। और इस जीत के बढ़त के पीछे ये भी माना जा सकता है कि चाचा शिवपाल की जो वापसी हुई है समाजवादी पार्टी में, हाँ, तो वो भी एक देखा जा सकता है, और यही कारण है इतनी बड़ी जीत का, जो शायद समाजवादी पार्टी ने भी ना सोचा हो चुनाव के दौरान। हाँ, हालांकि नेता बड़े बड़े दावे तो करते हैं अपनी अपनी जीत को लेकर, लेकिन ये उनका अंदर से वो भी जानते होंगे कि इतनी बड़ी जीत की उम्मीद उन्होंने भी नहीं की होगी हाँ, इस चुनाव में जितनी उनको मिली है। और खबर कुछ इस तरह की भी आ रही है अभी कि प्रसपा का सपा में विलय होने जा रहा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये आप बहुत बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं कि क्या क्या बता रहे हैं? फिर से चाहेंगे, फिर से आप बताएं जरा हमारे दर्शकों को आप। प्रसपा का सपा में विलय होने जा रहा है, हाँ, यानी चाचा पूरी तरह से अपनी पार्टी को सपा के साथ मर्ज करने जा रहे हैं। हाँ, अभी सूत्रों के हवाले से खबर भी मिली है कि अखिलेश यादव ने झंडा भेंट किया है अभी समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव चाचा को। तो ये भी एक आने वाली राजनीति में बहुत बड़ी एक हलचल मचने वाली है। चाचा की वापसी होती है एक बार फिर से, और क्या जिम्मेदारी मिलती है उनको सपा की तरफ से, ये समय बताएगा, देखने योग्य होगा ये। बिल्कुल। तो चाचा भतीजा फिर से एक होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी प्रसपा, लेकिन अब फिर से वो एक होने वाले हैं और प्रसपा का सपा पार्टी में विलय होने वाला है। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए, देखिए, मुलायम सिंह यादव के नहीं रहने के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहा है, तो क्या वो जो एक इमोशनल जो कार्ड होता है, जो एक इमोशनल जो होता है, इमोशन जनता का, क्या वो भी यहां पर असर डाल रहा है? इसलिए यही वजह है कि एक ऐतिहासिक जीत की तरफ डिंपल यादव आगे बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल, इमोशनल बिल्कुल है, और इसमें खास करके देखा गया है जब जनता से बात की जाती थी, जनता का साफ कहना था कि नेताजी के प्रति सिंपैथी है लोगों में, अच्छी खासी देखने को मिली है। हाँ। जैसा कि दावा करती है समाजवादी पार्टी यादव वोटरों पे, मुस्लिम वोटरों पे। हाँ। और इस सिंपैथी के कारण समाजवादी पार्टी को अन्य जातियों का भी अच्छा खासा वोट मिला है, चाहे वो वैश्य समाज से हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो। हाँ।
तो इतनी बड़ी जीत का अंतर ये साफ दर्शाता है कि सभी धर्मों का वोट मिला है समाजवादी पार्टी को। और नेताजी के प्रति संपत्ति तो पहले से थी लोगों में। बिल्कुल। तो तो नेताजी के नहीं रहने के बाद अब उनकी सीट पर यहाँ पर डिंपल यादव एक ऐतिहासिक बढ़त की तरफ आगे बढ़े। कौशल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो डिंपल यादव यहाँ पर, जैसा हमारे संवाददाता ने बताया, कि अब 2 लाख से ज्यादा वोटों से वो अच्छी खासी बढ़त बना चुकी। देखना ये होगा कि अब ये बढ़त जब पूरी तरह से काउंटिंग खत्म होती है तो बढ़त और कितनी बढ़ती है। चलिए वापस अब लौटते हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेकर और चर्चा करते हैं कि आखिर क्या रह गई कमी कांग्रेस की तरफ से और कहां पर बीजेपी की कमी रहेगी हिमाचल प्रदेश में। कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस ने अभी ठीक ठाक बढ़त बना ली है और गुजरात में तो एक तरफा बीजेपी आगे है। शायद बीजेपी वालों ने भी इतनी उम्मीद नहीं की होगी कि इतने बंपर सीटें मिलेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता सचिन सक्सेना जी, कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी, आप प्रवक्ता इमरान लतीफ जी और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। चलिए शुरू करते हैं। सचिन जी, आप लोग ने उम्मीद की थी कि 156 से ज्यादा, क्योंकि अभी 156 के आसपास रुझानों में दिख रहा है और अब तकरीबन 2.25 के आसपास हो चुके हैं और अब ज्यादा पीछे ज्यादा गुंजाइश नहीं है। आप लोग ने भी सोचा था कि 156 तक पहुंच पाएंगे आप लोग? देखिए, निश्चित रूप से भागीरथ जी, जिस प्रकार का जनादेश जनता ने दिया है वो कहीं ना कहीं जो एक भारतीय जनता पार्टी की विकास की नीति है, जो माननीय मोदी जी की विकास की नीति है, उस पर जनता का विश्वास है, ये इस ओर इंगित करता है। और 150 से अधिक सीट आएगी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिस प्रकार से मैं भी वहां पे टच में था, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो लोग लगे हुए थे, कार्य कर रहे थे, जो योजनाएं गुजरात के लिए दी थी, जो गुजरात का मॉडल एक जो सेट किया गया था, और जिस प्रकार से हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और साथ ही वहां के जो स्थानीय कार्यकर्ता लगे हुए थे, कहीं ना कहीं इस बात को इंगित कर रहे थे कि ये आंकड़ा बड़े आंकड़े में परिवर्तित होगा, जो आपके और हमारे सामने देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, आपने विकास की बात की, आपने नरेंद्र मोदी की बात की, लेकिन ये जादू हिमाचल प्रदेश में नहीं दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में 39 पर कांग्रेस आगे और 26 पर बीजेपी सरकार बनाते हुए आराम से कंफर्टेबल सीट के साथ यहाँ पर कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में। देखिए, निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में अभी भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी गई या भारतीय जनता पार्टी हारी गई, वहाँ पे ऐसा नहीं है। अभी भी फिलहाल वहाँ पे 9 से 10 सीटें ऐसी चल रही हैं जिसमें 200, 250, 500 का एक मिनिमम अंतर चल रहा है। बहुत सारे राउंड बाकी हैं, 1-1.5 घंटे के अंदर हमें बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट उसमें हो जाएगी। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देखेंगे कि संभव है कि वो चीज भी हिमाचल, अपना जो इतिहास जो हिमाचल का है, जो प्रकृति हिमाचल की, कि वहाँ पे अल्टरनेटिव सरकार 90 के बाद से सतत दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं संभव है कि वो जो परिपाटी जो गुजरात हिमाचल की चली आ रही है वो भी कहीं ना कहीं तोड़ने का काम हो। इतिहास को, जो एक इतिहास अपने आप को दोहरा रहा था, वो कहीं ना कहीं उसको रोकने का भी कार्य हो। तो अभी एकदम हम ये नहीं मानते हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे सरकार नहीं बन रही है कुछ, क्योंकि जो 9-10 सीटों का जो अभी चल रहा है, जो बहुत मार्जिनल अंतर से अभी आगे पीछे चल रही है। ठीक है, तो अभी भी आशा है आप लोग की कि गुजरात के बाद हिमाचल प्रदेश में भी सरकार आपकी बनने वाली। राम पांडे जी, गुजरात में तो स्थिति बहुत खराब है आप लोग की। मतलब पिछली बार 77 सीटें थी आप लोग के पास और इसे आप लोग मॉरल विक्ट्री बता रहे थे, अब तो 17 पर आप लोग सिमट गए गुजरात में। हालांकि हिमाचल प्रदेश में खुश होने की बात है आपके पास, क्योंकि वहां पर आप अभी रुझानों में बहुमत से आपके पास अच्छी खासी सीटें हैं वहां पर और आप आराम से सरकार बना रहे हैं। जी, मैं पिछले 3 महीने से टीवी न्यूज में सुन रहा था कि गुजरात में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है, कांग्रेस वहां कहीं भी नहीं है। तो शायद आपका जो विश्लेषण था पूरे मीडिया का था, भारतीय जनता पार्टी का था कि आप पार्टी गुजरात में सरकार बना सकती है, आप पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। तो जो एक वहां माहौल खड़ा किया गया था आप पार्टी को आगे करने का, उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ है और फायदा उसका बीजेपी को मिला है। क्योंकि जो वोटर्स था, जो कांग्रेस को वोट देना चाहता था और जो आपको नहीं पसंद करता था, तो उसने कहा कि अरे आप पार्टी आगे बढ़ रही है, सारा मीडिया बता रहा है, तो फिर आप पार्टी को रोकने के लिए जो कांग्रेस का जो वोट था, जो कांग्रेस की और जो आने वाला वोट था, वो बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो गया। और प्रधानमंत्री तो पूरे देश को छोड़कर, महंगाई बढ़े, बेरोजगारी बढ़े, देश में लोग मरते हैं तो मर जाएं, पिछले 2-3 महीने से वो तो गुजरात में ही पड़े हुए हैं। लेकिन मुझे बताइए कि
1995 से लगातार बीजेपी वहां पर जीतती आ रही है, 7वीं बार बीजेपी जीत रही है। एंटी इनकम्बेंसी इतना होना चाहिए, उसका फायदा कांग्रेस को होना चाहिए, लेकिन ये फायदा कांग्रेस उठा क्यों नहीं पाई? एंटी इनकम्बेंसी इतने सालों तक सरकार होने के बावजूद अगर फिर से और अच्छी खासी सीटों के साथ सरकार बना रही है और फिर उसमें आप गुणा भाग करते रहे, आपकी बात करते रहे, फिर ये बात करते रहे, फिर तो वो तो सब बेईमानी साबित होता है ना। जी, और कांग्रेस जो लगातार 70 सालों से जीत रही थी, नरेंद्र मोदी जी स्वयं कहते हैं कांग्रेस की 70 साल की सरकार, भारतीय जनता पार्टी 1984 राम पांडे जी, मुझे बताइए कि आप भूतकाल में जीना पसंद करेंगे कि भविष्य में, या वर्तमान में जीना पसंद करेंगे? वर्तमान की नहीं, मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि अभी भी जीत रही है, अभी भी जीत रही है। मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूं। मैं वर्तमान में हिमाचल नहीं दिखाई दे रहा, जहां से जेपी नड्डा राष्ट्रीय ये भी मैं सवाल कर रहा हूँ, ये भी मैं सवाल कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा स्टेट गुजरात है तो डेफिनेटली वहां का तो से है। नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से है, क्या हिमाचल की हार पर नड्डा जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? मोदी जी जब हिमाचल में भाषण देने गए थे इस चुनाव में, तो उन्होंने कहा मेरे चेहरे को देखिए, तो उनका चेहरा तो हिमाचल में हार गया। क्या प्रधानमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? हिमाचल में प्रधानमंत्री ने अपने चेहरे पर वोट मांगे थे, वहां के स्थानीय नेताओं के चेहरे पर वोट नहीं मांगे थे। तो प्रधानमंत्री हिमाचल में हार चुके हैं, अमित शाह हिमाचल में हार चुके हैं, और नड्डा जी तो हिमाचल के ही रहने वाले हैं, वो तो वहीं से चुनाव लड़ते हैं, हिमाचल के ही नेता है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से हो, वहां पार्टी हार रही है, तो उनसे नहीं इस्तीफा लिए जाना चाहिए, उनसे नहीं सवाल करना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि गुजरात हमारे, कोई बात नहीं, कम से कम हिमाचल तो हम जीत रहे हैं, तो गुजरात हारने का कोई अफसोस नहीं है आपको? जी, आपको कांग्रेस का हिमाचल में जीती है उसकी कोई खुशी नहीं है। नहीं, देखिए हमें खुशी हार से क्या, हम तो सवाल करते हैं, हम तो सवाल करेंगे, चलिए मैं एक सवाल डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी से भी लेता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, अभी क्योंकि मुझे लग रहा है अब 2:15 के आसपास हो गए हैं, 2:14 हो चुके हैं, और रुझान कहीं ना कहीं गुजरात में तो पूरी तरह से क्लियर है। अब वहां पर तो बीजेपी की सरकार बन रही है और एक तरह से वहां पर 12 दिसंबर को शपथ होगा, इस तरह की खबरें भी सूत्रों से मिल रही हैं, खबर भी मीडिया में चल रही है। लेकिन हिमाचल में क्या आपको लग रहा है कुछ ऊपर नीचे हो सकता है? क्योंकि डिफरेंस तो अब वहां पर भी ठीक ठाक बढ़ गया है, 26 और 39 और 35 चाहिए वहां पर सरकार बनाने के लिए, कांग्रेस के पास 4 ज्यादा है। लग रहा है कुछ फेरबदल हो सकता है हिमाचल में? जी जी जी, देखिए आपको बताएं कि ये जो हिमाचल प्रदेश का जो रिजल्ट या जो ट्रेंड दिख रहे हैं वो एक्सपेक्टेड थे, क्योंकि वहां पर जयराम ठाकुर गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी। भले ही नरेंद्र मोदी जी ने अपने फेस के नाम पर वहां चुनाव लड़ा हो, लेकिन जो रूरल वोटर्स था वो कहीं ना कहीं भाजपा से या जयराम ठाकुर की लीडरशिप से नाराज था। आपने देखा होगा कि कई जो एक वो ऑडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल हुआ जो मोदी जी की और उस कैंडिडेट की बात, वहां पर कांग्रेस जीतती हो रही। तो ये मैं कहना ये चाह रहा हूं, कहीं ना कहीं वहां की पब्लिक ने अपने पुराने ट्रेंड को बरकरार करते हुए कांग्रेस की सरकार लाने की तरफ कदम उठाया, और मुझे ये लगता है कि शायद कांग्रेस से कंफर्टेबल। ठीक है सत्यप्रकाश जी, मैं आऊंगा आपके पास। एक बड़ी इस वक्त खबर बता रहा हूं, हालांकि इसका जिक्र मैंने अभी आप लोगों से किया था कि 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा गुजरात में। तो ये बड़ी खबर आपको ऑफिशियल बता रहे हैं कि गुजरात में अब 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी और अमित शाह होंगे शामिल। जीत के आंकड़ों से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। अब तारीख भी आ गई है कि जहां पर अब शपथ ग्रहण समारोह होगा 12 दिसंबर को। तो 157 सीटें अभी रुझानों में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही बीजेपी। अगर प्रतिशत में जाए तो तकरीबन 85% के आसपास है बीजेपी को सीट मिल रही है गुजरात में। और अब तारीख भी आ गई है कि उस 12 दिसंबर को अब शपथ ग्रहण समारोह होगा, मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। अब देखना यह होगा कि और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, कौन कौन शपथ लेगा। और भूपेंद्र भाई पटेल ही बनेंगे मुख्यमंत्री, यह भी बड़ी खबर है, क्योंकि इस पर भी कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर क्या भूपेंद्र पटेल को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन यह भी बड़ी खबर है कि 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा और भूपेंद्र पटेल लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। तो बड़ी खबर। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, तारीख भी आ चुकी है 12 दिसंबर को, और हालांकि उसमें थोड़ा सा लग रहा था कि कौन हो सकता है, कहीं कुछ बदलाव तो ना हो जाए, लेकिन बदलाव नहीं हो रहा है। भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल पर भी हम बहुत सारी चर्चाएं कर चुके हैं और कहीं ना कहीं उसी की तरफ ये जा रहा है। गुजरात का एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए गुजरात में भी हिमाचल प्रदेश से कम एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, लेकिन वहां उन्होंने अपनी स्टेट के फेस जो सेंट्रल
लीडरशिप में है, नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर या उसको कंसिडर किया है। और ये केवल गुजरात की राजनीति के लिए नहीं, बल्कि आगामी आने वाले 2024 के लोकसभा को दृष्टिगत रखते हुए ये निर्णय दिखता है। हालांकि आपने देखा होगा कि मोदी जी इस चुनाव में लगभग 5 दिन लगातार वहां रहे। शायद देश के इतिहास में पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर लेवल का आदमी असेंबली इलेक्शंस में एक स्टेट में 5 दिन तक लगातार रहा हो। कहीं ना कहीं उन्होंने पब्लिक में जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको अपनी तरफ मूव या अपने चेहरे की तरफ मूव करने में सफलता हासिल की है। अब देखिए वहां पर कांग्रेस की जो डिक्लाइन दिख रही है उसके पीछे एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी है। जो एंटी इनकम्बेंसी वोट था या जो कांग्रेस का परंपरागत वोट आम आदमी पार्टी ने खींचा, क्योंकि जो राइटिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट या भाजपा के हिंदुत्व वाली विचारधारा से अलग वाली जो पार्टीज हैं वो पार्टी एक साइड में जाएंगी, बकाया के एक साइड में आएंगी, तो भाजपा को उसका एक बड़ा फायदा नजर आया और जो इसके एंटी वोट था वो दोनों पार्टीज में बट गया। अब ये तो जब वोट शेयर आएगा उससे क्लियर होगा। इससे कहीं ना कहीं जो नुकसान दिख रहा है वो पूरा बिल्कुल जो भी नुकसान दिख रहा है वो साफ तौर से कांग्रेस को नुकसान दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि अगर बात करें जो अभी तक आंकड़े हैं, बीजेपी को 52% के आसपास परसेंटेज मिल रहा है वोट परसेंटेज, कांग्रेस को 27% के आसपास और आप पार्टियों के यहाँ पर 12% के आसपास यहाँ पर वोट मिल रहा है। आशीष दुबे जी, ऐसा क्यों हो रहा है? एंटी इनकम्बेंसी इतने सालों से वहां पर होगी लेकिन उसका असर बीजेपी पर नहीं हो रहा है। बीजेपी के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हो रही है और पूरा का पूरा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। पिछले बार 77 थी कांग्रेस, इस बार तकरीबन आसपास अगर आप आंकड़े देखें तो 19-20 यही चल रहा है। देखिए एंटी इनकम्बेंसी तो गुजरात में है, स्वाभाविक रूप से होती है और पिछली बार जो 5 साल पहले चुनाव था कांग्रेस ने काफी हद तक उसका फायदा उठाया था एंटी इनकम्बेंसी का और अपना वोट शेयर भी जो उनका था तकरीबन 41% था जी, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन था। लेकिन इस बार भाजपा को फायदा ये मिला कि कांग्रेस आधे मन से वहां चुनाव लड़ी। कांग्रेस समझिए एक औपचारिकता के तौर पर सामने आई, तो उसके बावजूद कांग्रेस को 27% वोट मिला है। तो ये इस बात को बताता है कि यदि कांग्रेस वहां पर ताकत लगाती और उसी जोश से चुनाव लड़ती जहां 17 में उसने जो चुनाव छोड़ा था जिस वक्त में, तो वो मोमेंटम यदि बना के रखती तो ये नतीजे कुछ और होते और फिर कोशिश नहीं की पूरी तरह। बिल्कुल कांग्रेस ने कोशिश नहीं करी। कांग्रेस को यूं लगा कि कितनी भी ताकत लगा लेंगे तो हम 70-80 सीटें ही ला पाएंगे पिछली बार जैसा, और सरकार बनाने का जो है चांस शायद नहीं मिलेगा और वो बीजेपी के हाथ में जाएगी। तो उन्होंने आधी लड़ाई लड़ी। अब क्या माइंडसेट था उनका ये नहीं कह सकते, लेकिन इसके कांग्रेस का जो हाफ हार्टेड जो लड़ाई थी उसका पूरा फायदा आम आदमी पार्टी को मिल गया और इसका दोहरा फायदा भाजपा को हुआ, क्योंकि भाजपा की आधी समस्या तो तभी हल हो गई जब कांग्रेस पूरे मन से चुनाव में नहीं उतरी, और आम आदमी पार्टी के आने से भाजपा को और फायदा इसलिए हुआ क्योंकि जो वोट था जो कांग्रेस का वोट था वही उसमें बढ़ गया। तो इसलिए जो भाजपा का दावा शुरू हो गया था कि हम बहुत रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, जब ये चुनाव आधा हुआ था तभी से ये बहुत क्लियर हो गया था कि भाजपा का जो 120-25 का लक्ष्य है वो आसानी से पार कर लेगी। तो ये दो पार्टियों की जो वहां पर स्थिति रही, क्योंकि आम आदमी ने पूरी ताकत लगाई और कांग्रेस ने ताकत ही नहीं लगाई, तो वो सारा का सारा जो उसका जो फायदा है वो भाजपा की झोली में चला गया। तो ये एक वहां का था, ये शुरू से नजर आ रहा था। और आम आदमी पार्टी का जो फिर भी उभार है वहां पर जो हुआ है, जो उसने वोट लिए हैं जो है वो ये समस्या अब ये स्थायी रूप से हो सकती है कि अगले चुनाव तक कांग्रेस को फिर दिक्कत होगी। अब कांग्रेस का मुकाबला जो है वो भाजपा की बजाय आम आदमी पार्टी से हो गया गुजरात में, और वो समस्या कांग्रेस को बहुत समय तक अब पीछा करेगी। कांग्रेस मतलब विपक्ष का मुकाबला विपक्ष से ही, कौन बड़ा विपक्ष बने, बीजेपी ने इसमें बाजी मार ली। ठीक, मतलब बीजेपी की स्ट्रेटेजी से ऐसे विपक्ष चित हो रहा है कि विपक्ष के साथ विपक्षी लड़ रहा है, बीजेपी के साथ लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है सामने, जो भी हम देख रहे हैं जिस स्ट्रेटेजी के तहत है। इमरान लतीफ जी, अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि आप पार्टी स्ट्रेटेजी बनाने में बड़ी अच्छी है, केजरीवाल बड़ी अच्छी बातें करते हैं और तमाम तरह की बड़ी अच्छी घोषणाएं भी करते हैं, लेकिन यहां पर अगर बात करें आप लोग की स्ट्रेटेजी खास काम नहीं आई, और जो आपके सीएम उम्मीदवार थे ईसुदान गढ़वी वो खुद हार रहे हैं, वहां पर अच्छी खासी मार्जिन से आ रहे हैं, तो स्ट्रेटेजी यहां पर काम नहीं आई। केजरीवाल की बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया, ना गुजरात में ना हिमाचल में। देखिए, जहां तक गुजरात की बात है भागीरथ जी, मैं समझता हूं कि 10 साल पहले बनी एक पार्टी
जो आज गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए गई और जिस तरह का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, उससे साफ पता चल रहा है कि कितनी मजबूत पकड़ भारतीय जनता पार्टी की गुजरात के अंदर थी। अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी को प्रवेश करने का अवसर मिला है, अगर आम आदमी पार्टी को 13% वोट परसेंटेज मिल रहा है, तो इसको ये साधारण बात नहीं है, एक बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि एक 10 साल पुरानी छोटी सी पार्टी के लिए है। कुल मिलाकर आज आप लोग छोटी छोटी पार्टी बोलते हैं, 2 राज्यों में आप लोग की सरकार है, पंजाब और दिल्ली में। अगर देखा जाए तो बीजेपी कांग्रेस के बाद आपकी है पार्टी जो 2 राज्यों में एक साथ सरकार है। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी और इतनी मजबूत पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। अगर इन 2 बड़ी पार्टियों के बारे में बात करें, उनसे तुलना करें, तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी इनका मुकाबला भी कर सकती थी। लेकिन आज कम से कम ये दिख रहा है कि गुजरात के लोगों ने कम से कम ये सौभाग्य आम आदमी पार्टी को दिया है कि आज उनके जरिए, उनके वोटों के जरिए हम राष्ट्रीय पार्टी होने का तमगा हासिल करने जा रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, गुजरात के अंदर परिणाम जो भी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को बधाई देता हूं। हिमाचल के अंदर कांग्रेस पार्टी जीती है, मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि कम से कम गुजरात के अंदर अगर चुनावों की बात करें तो मुद्दों की बात नहीं होती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के जाने के बाद कम से कम सरकारी स्कूलों पर बात हुई, सरकारी अस्पतालों पर बात हुई, बिजली पर बात हुई, तो यानी जो आम जनमानस से जुड़े हुए ठीक है। चलिए, तो आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी से पूछते हैं तो बीजेपी हमेशा कहती है हम विकास के दम पर ही जीतते आ रहे हैं। और किसी भी दूसरे राज्य में भी जाते हैं या केंद्र में जब सरकार बन रही थी बीजेपी की 2014 में, तो बीजेपी ने गुजरात का विकास मॉडल ही सामने रखा था। फैसले का दिन है। जी हां, गुजरात में एक तरह से देखा जाए तो फैसला आ चुका है वहां पर, क्योंकि रुझानों में इतना लंबा फासला है कांग्रेस और बीजेपी में और आप पार्टी में कि वहां पर साफ तौर से बीजेपी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में कांग्रेस पार्टी बीजेपी से आगे चल रही है। लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर 500 और 1000 वोटों का डिफरेंस तो देखना होगा। अभी कुछ 1-2 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा कि क्लियर पूरी तरह से वहां पर साफ होता है कि नहीं होता है कि कांग्रेस वहां पर सरकार बना रही है बहुमत के साथ। और लगातार हमारी चर्चा चल रही थी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सचिन सक्सेना जी, बीजेपी प्रवक्ता, राम पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता, इमरान लतीफ जी, जो कि आप प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी और राजनीतिक विश्लेषक सत्यप्रकाश शर्मा जी। सचिन सक्सेना जी, क्या वो स्ट्रेटेजी थी, किस तरह से स्ट्रेटेजी थी कि 7वीं बार फिर से आप लोग गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं? मुझे लगता है आप पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता, वो भी जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे। और मैं ये भी जानना चाहूंगा, ये क्या ट्रेंड है? जब 2017 में चुनाव हुआ तो वहां पर आनंदीबेन पटेल को आपने 1 साल पहले वहां हटा दिया मुख्यमंत्री पद से और आपने विजय रूपाणी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। अभी जब 2022 में चुनाव हो रहा है, आपने 2021 में वहां पर विजय रूपाणी को हटा दिया और भूपेन्द्र पटेल को आपने मुख्यमंत्री बना दिया था। ये क्या स्ट्रेटेजी है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के पीछे स्ट्रेटेजी थी? क्या लॉजिक है? मुझे लगता है दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। देखिए भागीरथ जी, स्ट्रेटेजी एक ही होती है जो भाजपा में चलती है, और वो है कार्यकर्ता का अपने संगठन के प्रति समर्पण। एक ऐसा नेतृत्व जिसपे न सिर्फ संगठन के लोग अपितु पूरे देश के लोग विश्वास करते हैं, वो स्ट्रेटेजी होती है जिसके ऊपर चुनाव लड़े जाते हैं। अभी हमारे मित्र राम पांडे जी ने बात के, अक्सर जब भी चुनाव हारती है कांग्रेस तो या तो ईवीएम खराब होती है या फिर चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ करता है, तो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। अभी एक नया आरोप, आज एक नया आरोप जन्मा है, और मुझे सुना अभी जस्ट मैंने कि मीडिया के कारण चुनाव हार गए, क्योंकि मीडिया ने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा चढ़ा के बताया, इसलिए वो कांग्रेस चुनाव हार गई। ये एक नया अभियान देखने को मिला है। दूसरी बात इन्होंने कही सीधे तौर से आप राम पांडे जी का जिक्र कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप जिक्र उन्हीं का कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछूंगा सवाल, लेकिन इस वक्त मैं एक बड़ी खबर बता देता हूं। ठीक है, मेरी बात पूरी हो जाए, फिर ठीक है, पूछ लीजिएगा। ले लीजिए, कुछ सेकंड ले लीजिए, फिर मुझे एक बड़ी खबर बतानी है। जी देखिए, क्या है, राहुल जी एक किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए सबसे बड़ा उत्सव अगर होता है तो लोकतंत्र में चुनाव का होता है, और ऐसे समय अगर आपकी पार्टी का सबसे बड़ा नेता एक जो तथाकथित गैर राजनीतिक यात्रा निकालने में व्यस्त है। ठीक है, चलिए ये सवाल तो पूछूंगा राम पांडे जी से, लेकिन इस वक्त मैं बड़ी खबर आपको बता देता हूं छत्तीसगढ़ से, जहां पर भानु प्रतापपुर में कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री मंडावी जीत गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे भानु प्रतापपुर से, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी की जीत हो गई है। ये बड़ी खबर। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत के बाद निकाला जुलूस। 21,171 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी ने निकाला रोड शो। आपको बता दें कि यहां पर
बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम हार गए हैं कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी से, और वहां पर एक निर्दलीय उम्मीदवार अकबर राम को राम भी खड़े हुए थे, जो कि सर्व आदिवासी समाज की तरफ से कैंडिडेट थे, और उनको भी अच्छी खासी यहां पर उनको वोट मिला है। लेकिन कांग्रेस ने अपने इस गढ़ को, अपनी सीट को बचाने में कामयाब रही। 21,000 से ऊपर, 21,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने। तो जिस तरह से एक तरफ गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आज मतगणना जारी है, काउंटिंग चल रहा है और बहुत जगह स्थिति साफ हो गई, दूसरी तरफ 6 ऐसे जगह है जहां पर विधानसभा के उपचुनाव भी हो रहे हैं और एक लोकसभा चुनाव मैनपुरी भी हो रहा है वहां पर, और इसकी भी पल पल की खबर, पल पल के अपडेट, इसकी जानकारी स्वदेश न्यूज आपको पहुंचा रहा है। और ये भानु प्रतापपुर से हमने आपको बड़ी खबर बताई, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी जीत गई हैं 21,000 से ज्यादा वोटों से। राम पांडे जी, देखिए उस वक्त जिस तरह से इशारा कर रहे थे सचिन सक्सेना जी, इशारा कर रहे थे कि आप ये आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया की वजह से आप जीत गई है, क्योंकि मीडिया ने ऐसा प्रचारित किया कि आप पार्टी और बीजेपी के बीच में टक्कर है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि आप जिस तरह से बात कर रहे थे मीडिया को लेकर, आप कभी आप पार्टी के ऊपर आप कभी आरोप लगाते कि आप पार्टी के कारण, कभी मीडिया के जिक्र करते आप, लेकिन यहां पर आपके जो बड़े नेता है राहुल गांधी, जो बड़े बड़े नेता है, वो गुजरात चुनाव में उस तरह से मजबूती के साथ दिखाई ही नहीं दिए। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आप सारे साल आप कोचिंग जाते हैं, पढ़ाई करते हैं कि हमें एग्जाम में बैठना है, लेकिन एग्जाम से पहले आप कहते हैं कि नहीं, मैं एग्जाम में नहीं बैठूंगा क्योंकि मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है। जी, मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे बोलने का मौका देंगे। यदि मीडिया भारतीय जनता पार्टी की, उसके नेताओं की, केंद्र सरकार की सच्चाई जनता के सामने रख दे, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की जमानत जब्त हो जाएगी। गुजरात तो क्या, ये कहीं भी चुनाव नहीं जीत सकते। 325 सीटों पर जीते हैं, ये वापस से 2 सीटों पर आएंगे यदि मीडिया इनकी सच्चाई बता दे तो। अभी ये चुनाव परिणाम राम प्रकाश पांडे जी, देखिए फिर आप मैं आपको टोक नहीं रहा हूं, आपको पूरा समय दूंगा। आपने मीडिया के ऊपर आरोप लगाया, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप मुझे बताइए, कभी भी राहुल गांधी आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर, आप बैठे हुए हैं, आपकी बात हम मीडिया के जरिए दिखा रहे हैं, या आपके जो भी बड़े नेता हैं, अगर वो कोई भी आरोप लगा रहे हो, क्या वो टेलीकास्ट नहीं करता है मीडिया? सारे आरोप जो आप लोग लगाते हैं बीजेपी के ऊपर या दूसरी पार्टी के ऊपर, सभी टेलीकास्ट होते हैं। ऐसा कभी होता है कि आपकी आवाज दबाई जा रही है, कांग्रेस पार्टी की आवाज दबाई जा रही है? जो आप आरोप लगा रहे हैं मीडिया दिखाता है। अब आप किस तरह से आरोप लगा रहे हैं, अपनी बात किस तरह से कर रहे हैं, मीडिया वही दिखाएगा। मीडिया अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड ऑन तो करेगा नहीं। जी, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, किसी भी राष्ट्रीय चैनल पर अब तक वो यात्रा लाइव नहीं चली है, और यदि भारतीय जनता पार्टी का पार्षद भी भारत जोड़ो यात्रा निकालता तो वो राष्ट्रीय चैनल पर लाइव चलती, और यदि मोदी जी ये भारत जोड़ो यात्रा निकालते तो सारे राष्ट्रीय चैनल पूरा काम खत्म करके केवल मोदी जी की यात्रा को निकालता। और राहुल गांधी जी की जो यात्रा है उसका असर गुजरात हिमाचल में तो हुआ है ना, उसका छत्तीसगढ़ में तो हुआ है, राम पांडे जी, आपके खुद नेता गुजरात जाकर प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, फिर आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया कवरेज नहीं कर रहा है। अरे मीडिया तो उस चीज को कवरेज कर रहा है, चुनाव को कवरेज कर रहा है, और भारत जोड़ो यात्रा को भी कवरेज कर रहा है, लेकिन आपके बड़े नेता गुजरात नहीं जा रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए। जवाब मैं तो कहता हूँ ये जो चुनाव है, इसमें यदि प्रधानमंत्री लेवल के नेता जाते हैं तो ये संविधान का अपमान है। एक प्रधानमंत्री 5 दिन लगातार गुजरात में रहता है तो ये संविधान का अपमान है। विधानसभा चुनाव है, पार्षद का चुनाव है, सरपंच का चुनाव है, तो इसमें प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। ये प्रधानमंत्री सत्यप्रकाश शर्मा जी, मुझे ये बताइए, अगर चुनाव है, बीजेपी का बड़ा नेता नरेंद्र मोदी जी अगर वो जाते हैं चुनाव में, तो क्या ये अनैतिक है, नहीं जाना चाहिए जिस तरह से राम पांडे जी कह रहे हैं? जी अनैतिक है ये। नहीं, ठीक है, मैं सत्यप्रकाश शर्मा जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, सत्यप्रकाश शर्मा जी। संवैधानिक होती है, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कुछ चीजें संवैधानिक होती हैं और कुछ चीज मान्यताओं से होती है। हाँ, ये सिर्फ मान्यता है, संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ भी नहीं है। एक्चुअली देखिए, कोई भी लीडर किसी भी पार्टी का जो बड़े मुकाम पर होता है तो उसकी अपनी डिग्निटी होती है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि इतनी बड़ी डिग्निटी का लीडर असेंबली जैसे इलेक्शंस में कम जाता है, लेकिन इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ भी नहीं है।
कोई भी अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सकता है, हाँ। रह सकता है। अगर ऐसा होता तो कोर्ट उसको नहीं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री तो तब रहेंगे ना कि जब सरकार ही रहेंगी, और अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए तो मेहनत कर रहे हो। जवाब ले लीजिएगा भागीरथ जी, हाँ, जवाब ले लीजिएगा। नहीं, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा आपके पास, आप भी जवाब दीजिएगा। मैं आऊंगा आपके पास, आप भी जवाब दीजिएगा। पूरी बात सुने, हाँ। पूरी बात सुने। लेकिन क्या है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री के पद की अपनी गरिमा होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के इक्विवेलेंट वो पद होता है और देश के लिए सबसे बड़ा पद होता है। तो कम से कम ये चीज ध्यान रखें, अगर प्रधानमंत्री मोदी वहां गए तो उसके पीछे सीधा सीधा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत कमजोर थी। अब आप देखिए, बहुत अच्छा गणित है, अगर 27% कांग्रेस का वोट शेयर देख लें, 13% बीजेपी का देख लें, तो 40 हो गया। यानी कि इसका वोट शेयर ठीक 2017 जैसा अपोजिशन हो गया। पहली बार वहां का जो मॉडल था वो बाइपोलर था, वो दो ही पार्टी थी, कांग्रेस और भाजपा। लेकिन पहली बार आप देख रहे हैं कि वहां ट्राइपोलर स्थिति हो गई है, जिसमें आप भी आ गई, और आपने नुकसान किसका किया? सीधा कांग्रेस का किया। इससे वहां का जो वोटर है, जो एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी, जो सरकार के, वर्तमान सरकार के खिलाफ था, वो कंफ्यूज हो गया और उसने सोचा इससे बेहतर है कि मैं कांग्रेस को दूं या भाजपा, आपको दूं या कांग्रेस को दूं। बेहतर है प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा देखें और भाजपा को दें। इसलिए वोट शेयर में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। पिछले बार 2017 और इसमें ज्यादा दिख ही नहीं था। अगर आप नहीं, 52% अगर वोट शेयरिंग की बात करें, अभी तक जो आंकड़े आप चुनाव आयोग की वेबसाइट में हमने देखा है, 52% वोट मिल रहा है बीजेपी को। 54% है, 54%। ठीक है, अभी बढ़ गया होगा। ठीक है, अब आप वही कहना ये चाह रहा हूं, तो हाँ। पब्लिक ने मेरे ख्याल से वहां चेहरा चल गया। लेकिन आप देखें, हिमाचल प्रदेश में भी ठीक वैसी स्थिति थी कि वहां प्रधानमंत्री मोदी अपने चेहरे पर वहां कैंपेन किए, वहां और सेंटर के जो लीडर गए उन्होंने भी कैंपेन किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक आता है कि आज जो दो राष्ट्रीय पार्टी हैं, कांग्रेस और भाजपा, उनके जो चीफ्स हैं, चाहे नड्डा जी हों या मल्लिकार्जुन खड़गे हों, क्या इनकी स्थितियां ऐसी ही रहेंगी? ये राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे दिखते हैं, या इनके लिए पार्टी जितना काम करती है, या इनके ऑर्डर्स को फॉलो करती है, या इनके ऑर्डर्स पार्टी में चलते हैं? ये देखने में ये बड़ा कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। भले ही कोई कुछ भी कहे, खड़गे साहब भले ही अध्यक्ष हैं, लेकिन चलती तो गांधी फैमिली की आज भी है। भले ही जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा बन गए हों, लेकिन चलती तो मोदी और शाह की है। ठीक है, तो आपने ये अंदरूनी राजनीति की बात बताई कि किसकी चलती है, लेकिन अगर चुनाव की बात करें, अगर रिजल्ट की बात करें, तो यहाँ पर अभी गुजरात में बीजेपी की चल रही है और हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की चल रही है। ठीक है, सचिन सक्सेना जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, आप जवाब दे सकते हैं जो भी, क्योंकि राम पांडे जी ने भी कुछ बातें कही हैं, सवाल उठाए, और सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही आप लोग जीते हैं? विकास की बात कर लें या तमाम जो मुद्दे थे वो मुद्दे ज्यादा असरकारक नहीं रहे, एक गुजराती अस्मिता के कारण आप लोग की वहां पर फिर से बंपर जीत हो रही है, ये भी सवाल आपके ऊपर लग रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता की जीत है। न सिर्फ देश की जनता, गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया, उसकी रीति नीति को स्वीकार किया है, और कहीं ना कहीं जो केंद्र की और प्रदेश सरकार की विकास की योजना थी, वो कहीं ना कहीं धरातल पर पहुंची और वो कार्य कराया अपना। रही बात कि प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, और निश्चित रूप से देखिए, दो नेता होते हैं, एक रहते हैं राहुल गांधी जी और एक माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो राहुल गांधी जी का निकल गए, अपनी यात्रा लेके निकल गए। माननीय मोदी जी जब लोकतंत्र का इतना बड़ा उत्सव है, तो निश्चित रूप से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तो उस भूमिका में भी कहीं ना कहीं वो आपको नजर आ रहा है, तो उनका जाना स्वाभाविक है, उसमें कोई असंवैधानिक नहीं है और न किसी प्रकार से आपत्तिजनक है। दूसरी बात मैं करता हूँ, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी एक दिन के लिए गुजरात का उन्होंने दौरा करा, और दौरा करने के बाद वो दो जगह गए, वो सूरत में गए और राजकोट गए। सूरत की महुआ सीट पर वो गए जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, राजकोट जहाँ गए तो हमारे चारों सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो माननीय राहुल गांधी जी का भी आकलन इसमें होना चाहिए कि उनके जाने से क्या फर्क पड़ रहा है और क्या फर्क नहीं पड़ रहा है। वो हिमाचल में गए तो हिमाचल में कांग्रेस आगे चल रही है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि उनके जाने से कितना फर्क पड़ता है और कितना फर्क नहीं पड़ता है कुल मिला के। लेकिन परिस्थिति जो आ रही है वो सामने यही आ रही है कि अभी जो वोटिंग परसेंट है वो 54% है। तो भारतीय जनता पार्टी के हक में सचिन जी, इस बात का अफसोस है कि राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश नहीं गए? नहीं, मुझे ना उनके जाने का अफसोस है ना उनके आने की खुशी है। मेरी बात सुनिए, मोदी जी हिमाचल गए थे, कोई खुशी नहीं, क्योंकि बिल्कुल सचिन जी, राम पांडे जी कह रहे हैं मोदी जी तो हिमाचल गए थे, तो गुजरात का जो जादू है वो हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं दिखा? मोदी जी का जो जादू हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं आई मोदी जी की? सचिन जी, क्यों नहीं दिख रहा है जादू मोदी का हिमाचल प्रदेश में? बहुत स्पष्ट है। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनकी प्रकृति है, जिनका अपना एक रिवाज है, जिनका अपना एक नेचर है,
कि वो सरकार वहाँ की जनता सरकार बदलती है। राजस्थान भी उसी में आता है, हिमाचल प्रदेश भी। चलिए, आप नेचर की बात करें, लेकिन आपको याद दिला दूं कि उत्तराखंड में भी यही नेचर था, लेकिन उत्तराखंड में दोबारा आप लोग ने सरकार बनाई। तो अगर ठीक है, अगर आप हार किस तरह से ले रहे हैं कि अब आप नेचर की दुहाई दे रहे हैं कि ठीक है हिमाचल प्रदेश में हर बार सरकार बदलती है, इसलिए इस बार भी सरकार बदल गई, लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए उत्तराखंड में आपने दोबारा सरकार बनाई थी। तो अगर यहां पर कहीं ना कहीं कुछ कमी रहेगी, इसी वजह से दोबारा सरकार आपकी अभी नहीं बनती हुई दिखाई दे रही रुझानों में। इमरान जी, देखिए, आप लोग अब बात करें, जिसमें पिछले बार स्ट्रेटेजी का जिक्र कर रहा था, आप लोग बड़े सोच समझ के कैंडिडेट आप लोग उतारते हैं, लेकिन आपके जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे इसुदान गढ़वी, वो खुद हार रहे हैं। वो तो कहीं ना कहीं यहां पर अगर बात करें, पंजाब में बड़ा अच्छा आपका मैनेजमेंट रहा, मुद्दे की बात कर लें, प्रचार प्रसार की बात कर लें, कैंडिडेट जिस तरह से आप लोग ने उतारा, लेकिन यहां पर वो सारी स्ट्रेटेजी काम नहीं आई, या फिर कि यहां पर कहीं आप लोगों से चूक हो गई, इसलिए कैंडिडेट आप लोग ने इतना अच्छा नहीं दे पाए कि जो आप लोग के मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे वही हार रहे हैं। देखिए भागीरथ जी, आम आदमी पार्टी जितने बेहतर ढंग से इस चुनाव को लड़ सकती थी, आम आदमी पार्टी ने लड़ी। आम आदमी पार्टी ने सकारात्मक कैंपेन की। आम आदमी पार्टी ना तो चुनाव से पहले रोती गाती रही, ना चुनाव के बाद रोका रही है। हम तो कह रहे हैं कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। पहली बार कोई पार्टी चुनाव लड़ने के लिए गई है, और अगर उसको 13% मत प्रतिशत उसका है, तो ये साधारण बात नहीं है। कुल मिलाकर हमारी जो मुद्दों की राजनीति है उसको स्थान दिया गया, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। जहां तक प्रत्याशियों की बात है, अभी जब तक पूरे चुनाव परिणाम नहीं आ जाते हैं, किसी अंतिम परिणाम तक पहुंचना ये तो अभी क्या आपको उम्मीद लग रही है? आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ इसमें और चेंजेस हो सकते हैं? क्या लग रहा है आपको अभी जो रुझानों में 5 सीटों पर आप आ गए हैं? जब तक सारे परिणाम नहीं आ सकते हैं, जब तक सारी सीटों के परिणाम हमारे पास नहीं आते थे, तो हम समीक्षा की बात कर रहे हैं। हर एक सीट की हम समीक्षा करेंगे, सारी चीजों की बिंदुवार समीक्षा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप आज गुजरात के अंदर पहली बार चुनाव हम लड़े, 5 सीटें हमारी आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं, 13% वोट दिख रहा है। अब मैं कुछ और जगहों का जिक्र कर लेता हूं। 2016 के अंदर बंगाल में चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। अमित शाह जी ने बड़ी मेहनत करी थी, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत करी थी, महज 3 सीटें आई थी। केरला के अंदर 40 साल तक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत पाई। आंध्र प्रदेश के अंदर 2019 में ठीक है, तो आपको भी उम्मीद है कि आप लोग भी आने वाले दिनों में और मजबूती के साथ काम करेंगे, और जिस तरह से बीजेपी से मात्र 2 लोकसभा सीट से वो आज लगातार दूसरी बार सरकार बना रही है, तो आपको भी कहीं ना कहीं इसी तरह की उम्मीद है। आशीष दुबे जी, अभी अगर देखिए अब मुश्किल से 1 साल के बाद 5 राज्यों के चुनाव है, 2023 में, फिर 2024 की बात करें लोकसभा चुनाव भी होने वाला है। अभी आप पार्टी ने आकर यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है गुजरात में, और ये जो है अभी जो समीकरण बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब लोकसभा में भी डेफिनेटली आप पार्टी बहुत मजबूती के साथ उतरेगी और बहुत सारे सीटों में अपने कैंडिडेट उतारेगी, इससे क्या कुछ आपको भविष्य में दिखाई दे रहा है कि भारत की राजनीति में क्या कुछ परिवर्तन आने वाला है? कितना उभार यहाँ पर आप पार्टी को दिखाई दे रहा है, और इससे नुकसान जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कांग्रेस के हो रहा है, जो अक्सर मीडिया में बातचीत भी होती रहती है, क्या आप पार्टी जब लोकसभा चुनाव में भी जाएगी या आने वाले 5 विधानसभा चुनाव में भी जाएगी, उसमें ही बीजेपी को फायदा दिलाने वाली है? देखिए, ये परिस्थितियां इसी तरह से कुछ बन रही हैं कि आम आदमी पार्टी का संयोगवश या दुर्भाग्यवश जो वोट बैंक है, या जो जिसको वो प्रभावित करते हैं, वो वही है जो बहुत पहले से कांग्रेस से जुड़ा रहा, या बीच में फिर वो न्यूट्रल हो गया। तो ये जो परिस्थितियां का जो फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, वो लोकसभा चुनाव में इस पर निर्भर करेगा कि वो किन मुद्दों के साथ चुनाव में उतरे, क्योंकि राज्य के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव या दिल्ली एमसीडी के चुनाव, इन सब का मिजाज अलग होता है, इनके मुद्दे अलग होते हैं, और जब मतदाता इन चीज़ों के लिए वोट करने जाता है तो उसके मन में एक फ्रेम बना होता है कि वो किस चीज़ के लिए वोट कर रहा है। आजकल थोड़ा सा अधिकतर मतदाता जो है काफ़ी जागरूकता के साथ इस तरह यूज़ करते हैं अपना मत। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में क्या परिस्थितियां बनेंगी, क्योंकि अभी विपक्ष की साझा एकता का प्रयास भी चल रहा है, संयुक्त विपक्ष का भी प्रयास चल रहा है। फिर राहुल गांधी की जो यात्रा है वो अपने आप में उन्हें सबसे बड़ा विपक्ष का नेता बनाने वाली स्थिति में ला रही है, क्योंकि आज भी मोदी के सामने अगर विपक्ष की बात होती है तो राहुल गांधी का नाम आता है। तो और उधर ममता बनर्जी हैं, तो इस सब के बीच में आम आदमी पार्टी लोकसभा में अपनी किस हैसियत पर सामने आएगी, ये इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन पार्टी के बड़े बड़े नेता तो कह रहे हैं अब तो 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। वो कह सकते हैं, लेकिन अभी आप ये देख सकते हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का बहुत ज़्यादा वोटों मतलब सीटों के हिसाब से बहुत बड़ा उनका कोई चीज़ नहीं रही। हिमाचल प्रदेश में उनका प्रदर्शन लगभग खराब, बहुत ही खराब रहा, फ्लॉप रहा। तो इसलिए अभी
ये उत्साह हो सकता है और हो भी जाहिर भी है कि 2 राज्यों में उनकी सत्ता है, दिल्ली की लोकल सत्ता उनके पास आ गई है, तो ये हो सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी को भी एक लंबा सफर तय करना है। वो जिस क्रेडिबिलिटी या विश्वसनीयता के साथ आई थी, वो पिछले कुछ समय में कुछ आरोपों से, भले वो कथित हो या गलत हो, लेकिन फिलहाल वो जो आरोप हैं उससे कहीं ना कहीं वो उसका जो एक ऑरा बना था उसमें कहीं ना कहीं किसी ना लोगों में, मतदाताओं में, नागरिकों में एक शंका आई है। तो उन सब चीजों को साफ करते हुए भी उस पार्टी को चलना होगा। राजनीति जी, इसका भी जवाब दीजिएगा। इस जो भी चुनाव परिणाम आए, इसमें आप पार्टी को आने वाले चल के फायदा होगा या फिर इससे नुकसान होने वाला है? जो अभी ये अपन रुझानों में देख रहे हैं रिजल्ट, इससे क्या फायदा कि नुकसान? आम आदमी पार्टी को तो निश्चित तौर पे, देखिए आम आदमी पार्टी के पास तो कोरी स्लेट है, उसे तो गेन ही करना है। वो जिस भी राज्य में जाएगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वोट लेगी। इस एक्सपेक्टेशन के साथ आम आदमी पार्टी उतरी थी कि कुछ चमत्कार हो सकता है, फिर अच्छी खासी सीटें लेकर आ सकती है गुजरात में। नहीं, चमत्कार जैसी स्थिति देखिए आम आदमी पार्टी इस तरह से नहीं कर सकती। पंजाब में आम आदमी पार्टी को जो एक रास्ता मिला है वो कांग्रेस की जो वहां पर जो ओपन जो वार हुआ था नेताओं के बीच में, उससे हुआ है। उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेता कुछ भाजपा में चले गए, कुछ कहीं चले गए। तो आप ये कह रहे हैं कि जो अंदरूनी राजनीति जो कांग्रेस की बनती है उससे आप पार्टी को बड़ा फायदा मिलता है। राम पांडे जी, अंदरूनी राजनीति की बात कर रहे हैं हम। हार्दिक पटेल आपकी पार्टी में थे और अगर पिछले बार 2017 की अगर बात कर लें तो जो पाटीदार आंदोलन था उसका बड़ा अच्छा खासा असर था, जिसके कारण 99 सीटों पर सिर्फ बीजेपी सिमट कर रहेगी थी। अल्पेश ठाकुर जो कि ओबीसी के बड़े नेता माने जाते हैं, वो भी आपकी पार्टी में थे, लेकिन आप लोग इन नेताओं को रोक नहीं सके, इन नेताओं को संभाल नहीं सके, इसलिए क्योंकि इस बार आंदोलन भी नहीं था, ऐसा पाटीदार आंदोलन भी नहीं था कि कुछ चमत्कार हो जाए और आप लोग की सीटें बढ़ जाए। तो आप लोग क्यों नहीं रोक पाते हैं वो नेताओं को जो लोगों से जुड़े हुए और जिससे कहीं ना कहीं आपको फायदा मिल सकता है? नहीं, यही तो गलत हो रहा है। अभी जैसे हिमाचल में कांग्रेस आगे है, 39 सीटों पर आगे है, फिर भी हमें अपने वहां के विधायकों को शिफ्ट करके किसी रिसोर्ट पर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको खरीदने का प्रयास करेगी, ईडी का नोटिस भेजने का प्रयास करेगी, उनको दबाने का प्रयास करेगी, सारे हथकंडे अपनाएगी भारतीय जनता पार्टी, जो हिमाचल में हमारे जो विधायक 35 सीटों से जो ज्यादा जीते हैं, कि कैसे भी उनको भारतीय जनता पार्टी में ले लिया जाए। उनकी मानसिकता, उनकी विचारधारा कांग्रेस की है, फिर भी लाने का प्रयास करती है। ऐसे ही आज भारतीय जनता पार्टी में करीब 100 से ज्यादा सांसद हैं जो कांग्रेस के हैं, सैकड़ों एमएलए हैं जो कांग्रेस की मानसिकता के हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको लिया है। अब हार्दिक पटेल है, मैं बता दूं, वो भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। नहीं तो कांग्रेस अपने आप को इतना मजबूत क्यों नहीं करती है कि उसके जो नेता वो उसी के साथ रहे, वो बीजेपी के साथ नहीं जाए? वो इसके एक कारण नहीं होता है, कई कारण होता है। कांग्रेस ने संविधान बनाया, लोकतंत्र बनाया, तो कांग्रेस चाहती थी कि संविधान का पालन हो, लोकतंत्र का पालन हो, सत्य का पालन हो, और भारतीय जनता पार्टी ने वो सारी चीजें खत्म कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो संविधान मुक्त, कांग्रेस मुक्त, लोकतंत्र मुक्त भारत चाहिए, तानाशाही वाला चाहिए। अब देखिए ना, आधी रात को सीबीआई का डायरेक्टर हटा दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज धरने पर बैठ जाते हैं, मीडिया वालों को मध्य प्रदेश की बातें करें तो छतरपुर में नंगा करके थाने के अंदर बंद कर दिया जाता है, कई हमारे मीडिया बंधुओं की हत्या कर दी जाती है। तो आप सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अगर जीतती नहीं है तब भी वहां पर जीतने के लिए आपके जो विधायक है, आपके जो सांसद है, उसको खरीदने की कोशिश करती है। सचिन सक्सेना जी, कांग्रेस के नहीं, सभी के नहीं, ठीक है सचिन सक्सेना जी, ये डर बना हुआ है कांग्रेस को कि हिमाचल प्रदेश में भले वो जीत रहे हैं अभी रुझानों में, लेकिन उनको डर बना हुआ है कि आप लोग वहां पर कुछ खेल करने की कोशिश कर सकते हैं, उनके विधायकों से संपर्क कर सकते हैं, ऑपरेशन लोटस यहां पर चला सकते हैं। देखिए भागीरथ जी, गालिब का एक बहुत मशहूर शेर है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। कांग्रेस के साथ आज परिस्थिति बिल्कुल ऐसी है, इनके चेहरे पे धूल है लेकिन ये आईना साफ कर रहे हैं। ये गलतियां आज भी दूसरी पार्टियों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, मीडिया को कोस रहे हैं आज भी, लेकिन अपना आकलन नहीं कर रहे कि हमारे नेतृत्व जो है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आज भी इनको अपने नेताओं पर विश्वास नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी खरीद लेगी। अरे बाजार में जो बिकेगा नहीं उसको खरीद कोई कैसे सकता है, और भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की राजनीति करती नहीं है। आपको अपने लोगों पे विश्वास होना चाहिए कि हमारे विधायक अगर कोई उनको प्रलोभन भी देता है तो हमारे विधायक इतने हमारे लिए समर्पित हैं
कि वो कहीं नहीं जाएंगे, वो किसी प्रकार से किसी दूसरे के पास में जाके खड़े नहीं होंगे, लेकिन नहीं, आपको उन पर विश्वास नहीं है। ठीक है, ये तो जो आपका आप राम पांडे जी को आप ये अविश्वास आश्वासन दे रहे हैं कि अगर कहीं आप ना लोग को कहीं बहुमत नहीं मिलता है अविश्वास हिमाचल में इनको तो पतन कोई की ओर खेल लेकर नहीं जा खेला रहा है। जाएगा बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की सरकार ठीक ठाक रहेगी और 5 साल चलेगी। खेल नहीं खेलती इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को कोई ठीक है, प्रकृति चलिए प्रकार की नहीं। मैं एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं सत्यप्रकाश शर्मा जी से। सत्यप्रकाश जी, अभी जो ये रिजल्ट आ रहा है इसका भविष्य में क्या कुछ असर क्या पड़ने वाला है बीजेपी की राजनीति में? जो आने वाले 2023 में विधानसभा चुनाव है, फिर 2024 में लोकसभा चुनाव है, हम आप पार्टी के भविष्य की बात कर लें, कांग्रेस के भविष्य की बात कर लें, बीजेपी के भविष्य की बात कर लें, एक थोड़ा संक्षिप्त में बताइएगा। देखिए भागीरथ जी, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। इस पूरे चुनाव, चाहे एनसीडी का हो, गुजरात या हिमाचल प्रदेश का हो, बाईपोल्स भी हो, इनमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वीक नजर आ रही है मुझे। भले ही उसने गुजरात में झंडा 7वीं बार गाड़ लिया हो, क्योंकि उसके हाथ से हिमाचल की सत्ता भारतीय जनता पार्टी राइडिंग। सत्यप्रकाश जी, समय बहुत कम है, 10-15 सेकंड में अपनी आप बात कंप्लीट कर दीजिए। घोड़े पे सवार होकर चल रही है, इसलिए अगर उसका कहीं डिक्लाइन आता है तो हाँ। वो उसके निगेटिव में माना जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि चलते चलते कुछ ऐसा वक्त भी आएगा, अगर कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी को उनको फेस करना पड़ सकता है और अपोजिशन पार्टी का। बिल्कुल ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर गुजरात में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल में आकलन करना होगा बीजेपी को कि आखिर दूसरी बार सरकार क्यों नहीं बना पाई और क्या वजह रही कि एमसीडी में इस तरह से उनको हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि सबको आकलन करना पड़ेगा, जो जहां जीत रहा है उसको लेकर भी, जो जहां पर हार रहा है उसको लेकर भी। लेकिन आपसे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सचिन सक्सेना जी, राम पांडे जी, इमरान लतीफ जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, आशीष दुबे जी, आपसे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुबह से हम लगातार आपको बता रहे हैं जो रुझान आ रहे हैं, क्योंकि आज फैसले का दिन है और गुजरात में एक तरह से फैसला तो आ गया है कि गुजरात में बम्पर सीटों के साथ अब बीजेपी यहां पर सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है और अब 12 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह भी होगा और भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बनेंगे दूसरी बार फिर से और इसको लेकर भी घोषणा हो चुकी है। लेकिन हिमाचल में भी थोड़ा सा मामला अटका हुआ, लेकिन कांग्रेस को वहां पर एज है। लेकिन इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतने हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।